नमस्कार। जय लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं किन्नी का जो है अगला भाग, न किन्नी न का अगला भाग लेकर प्रस्तुत हूँ। लेखिका हैं सूर्यबाला, डॉक्टर सूर्यबाला जी। हमने यहाँ तक पढ़ा था पहले। सुनिए, आपकी लाइब्रेरी में पॉलिटिक्स की 1-2 किताबें मिल सकती हैं। होनी तो चाहिए, क्योंकि आजकल बिना पॉलिटिक्स पढ़े कोई सरवाइव नहीं कर सकता। छोड़िए, आप नहीं समझेंगे, मैं आहत सी हुई। नहीं, शायद आप वह फीकी हंसी हंसा। असल में मेरे कॉलेज में सिर्फ 2 किताबें हैं जो दोनों लेक्चरर्स के लिए बारी बारी रिजर्व रहती हैं। आप दोनों किताबों के नाम लिख कर दे दीजिएगा। मैं तो नहीं, मेरा दोस्त जाता है आर्ट्स सेक्शन की लाइब्रेरी में। नाम लिखकर 4 दिन किताबों में दबाए रही। 2-3 बार कटरे वाली चाची के दरवाजे तक कदम आहिस्ता होकर जिद में आकर एक एक कदम तेज कर दिए और घर लौट आई। नहीं, यह हद दर्जे का छिछोरापन लगता है। एकदम हर दूसरे तीसरे दिन चाची के घर धरना देने पहुंच जाना, सस्ती फुटपाथी किताबों और फिल्मों की तरह। चाची भी क्या सोचेंगी। 5वें दिन रास्ते में एक साइकिल अचानक खट से रुक गई और सवार ने उतरते उतरते सैल्यूट किया। क्या हुआ? किताबों के साथ साथ किताबों के नाम भी इशू करा लिए आपके लेक्चरर्स ने? नहीं, मैं तो किताबों की लिस्ट लेकर चाची के पास ही आने की सोच रही थी। तो चलिए, वहीं चलकर दे दीजिए। एक बेहद संभ्रांत सी चुहल। वाह, अब उतनी बेगार क्यों करूं? ठीक है, मैं भी रास्ते में ही किताबें थमाऊंगा। हरगिज़ नहीं। और यूं भी अपनी माद से बाहर थोड़ा खुली हवा में निकल लेना सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, वाकई खुली हवा में घूमने वालों की सेहत देखकर सचमुच रश्क होता है। मेरे तीर मेरे ही तरकश में सहेज वह उसी संभ्रांत चुहल से मुस्कुराता पैडल मार गया। बस जैसे एक रेशमी पारदर्शी दुपट्टा सा मेरे माथे कंधों पर आ गिरा हो और इस आवरण में लिपटी मेरे लिए अब सब कुछ सुंदर था, सब कुछ शुभ, संकल्पमय और मोहक। मैं और ज़्यादा सीधी और शालीन हो गई। चिंटू मिंटू की आसमान फाड़ जिदियाती चीखों पर खींचने के बदले मैं उन्हें पुचकार कर बहलाने फुसलाने लगी हूँ। भाभी की अनखाती बुदबुदाहटों पर ध्यान न देकर खुद चौके में सारी रोटियां उतार खुशी खुशी पढ़ने भी बैठ जाती हूँ। अब कहीं उद्विग्न लस्त सी पड़ी रहने के बजाय बिना मौसी के आए भी मेजपोश धो देती हूँ। पुरानी जिल्दों से धूल झाड़ देती हूँ। आंगन के एक कोने में लगी मालती की लता को तराश कर पानी डाल देती हूँ। कई बार मौसी की लाई रोजी की नाइटी काट कर मिंटू चिंटू की फ्रॉक भी बना देती हूँ। अलसाई उबी उद्विग्न किरण अब सुगंध के एक घेरे में तिरती रहती है। और बहुत जल्दी माँ खुद भी इस इंद्रजाल की गिरफ्त में आ गई थी। सिर्फ 1-2 बार देखने के बाद ही आप में कुछ सुनने सहेजने लगी थी। उनकी गुमसुमी और शिथिलता पर रेत में अंकुर जैसा एक सपना उगाया था। वे समझती उस अंकुरित सपने को लुके छिपे सींचते संवारते हुए उन्हें कोई नहीं देख रहा। तो क्या मैं भी तो यही समझती थी कि मुझे कोई नहीं देख रहा। मेरे और माँ के बीच जैसे कोई अलिखित समझौता सा था। मैं अपने में संकुचित, वे अपने में, कि पहले इस सपने का कोई स्पष्ट आकार तो बन ले। लेकिन अच्छा, मुझे यह लगता है कि अब माँ पहले से ज़्यादा मुस्कुरा पाती। साथ ही अब सिर्फ अपनी गुमसुमी उदासियों में घिसटते रहने के बजाय रसोई और घर की दूसरी शत विशत स्थितियों को सहज भाव से संभाल लेती।
न जाने कैसे इन्हीं स्थितियों को संभालते संभालते अचानक अक्सर उन्हें मौसी और रोजी का ज़्यादा ख्याल आने लगा था और वे जब तब एक छोटा सा निश्वास छोड़कर कहती, बेचारी कनक, रोजी सचमुच ही थोड़ी बेढंग की मोटी हो गई है। कितना भी रुपया पैसा हो, पर लड़कियां थोड़ी मोटी दोहरी होती हैं तो दिक्कत हो ही जाती है मन चाहा लड़का ढूंढने में। उधर से पढ़ाई लिखाई भी तो कुछ खास नहीं की उसने। लाख पैसा हो, पर यह सब भी अपनी जगह मतलब रखता ही है बेचारी। ओह मैं मतलब ओह तो मतलब माँ अंदर अंदर अपने आप को अब इस स्थिति तक लाने में समर्थ हो गई थी कि मौसी और रोजी पर तरस खा सकें, निश्वास खींच सकें। तभी अचानक एक रात मौसी आ गई, न तार न चिट्ठी। मैंने चिढ़ाया, लो बहन बहन की बात हो गई टेलीपैथी से। मौसी, अम्मा तुम्हें सचमुच याद करती रहती हैं आजकल। मौसी ने बताया, रोजी के लिए एक लड़का देखना है, बाहर से आया है और यहाँ सिविल लाइंस में अपने किसी मामा के बंगले में ठहरा है। अता पता मैं नोट करके लाई हूँ। अमर भैया से बोली, कल किसी तरह आधे दिन की छुट्टी लेकर मेरे साथ चलने का बंदोबस्त करो। तुम्हारे मौसा को तो कुछ होश हवास है नहीं कि लड़की। लेकिन मौसी, रोजी को भी तो ले आना था। अरे चुप कर किन्नी, मैं इन बेकार की चोंचलेबाजियों में विश्वास नहीं करती। रोजी अभी हुई कितने दिन की कि अपने लिए लड़का परखने निकलेगी, और फिर उसका अगर कहीं और मन होता तो मैं रुकती, सोचती भी। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं है तो पहले मुझी को चाहना समझना है ना। ऊपर से अब तुझसे और दीदी से क्या छुपाना। पहले पहले यूं ही सीधे सीधे दिखाकर तो लड़के वालों को और भड़काना ही हुआ ना। इससे अच्छा है कि पहले उन पर अपनी शान शौकत मान रुतबे का असर डाला जाए, फिर रूप रंग नाक नक्श में तो छुपाने की कोई बात रह नहीं जाती। इस सब के बीच सिर्फ एक मोटापा और लंबाई की कमी, बस। वैसे आजकल तो स्ट्रिक्ट डाइटिंग पर रखा हुआ है उसे। जब तक मामला तय होगा तब तक आपसे आप 4-6 किलो घट जाएगी। अम्मा जैसे दिल से कातर हो उठी मौसी की परेशानी की बात सोचकर। बेचारी रोजी, सचमुच कैसा ही सुथरा चेहरा मोहरा है और सोने सा स्वभाव। अरे 1000 लड़के मिलेंगे उसे, तू बेकार खुद ही परेशान होती है और उस बेचारी पर भी 1000 पाबंदियां लगा रखी हैं। लेकिन मौसी लौटी तो चेहरा बुझा बेरौनक सा। पता चला लड़के ने और कोई बात करने ही नहीं दी। सीधे सबसे पहले लड़की की लंबाई और दुबलेपन की बात। टॉल एंड स्लिम, रंग रूप रुपए पैसे का मुद्दा बीच में आने का मौका ही नहीं दिया। और उसके बाद लगातार वे मौसा जी की हद से ज़्यादा व्यस्तता और बेफिक्री तथा रोजी की नासमझी को कोसती रही थी। माँ ने समझा बुझाकर दिलासा दी और कंधे थपथपाकर चाय का कप थमाया। सब भगवान करेंगे, तू चाय पी। तभी दरवाज़ा खुला होने पर भी कुंडा खटका। कौन? आकाश। आओ आओ अंदर, देखो ये मेरी छोटी बहन है, बेटी सी लगती है ना। मौसी ने प्याले से खींचकर यूं ही बेमन से नजरें फेरी कि अचानक ठहर गई। चेहरे पर एक रौनक सी आई और चहकती सी प्याला लिए ठीक सामने आ बैठी। कौन? बगल के कटरे वाली का ही भतीजा है। बैठो बैठो। कहाँ पढ़ते हो? यानी साइंस से? यानी कि रिसर्च? मतलब इसके बाद डॉक्टर बन जाओगे ना? हाँ समझती हूँ मैं। हाँ समझती हूँ भाई। कहाँ मकान है? कितने भाई बहन हो? अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? नहीं हैं। मौसी कुछ इस
तरह शिष्टाचार ताक पर रखकर हम सबों की उपस्थिति नकारती पूरी बेसब्री से धुआंधार सवाल किए जा रही थी कि अचंभे से ज़्यादा अशोभनीय लगा था सब कुछ। शायद इसीलिए आकाश के साथ ही मौसी की उपस्थिति नकारती मैं भी पूरे विश्वास के साथ उठाई थी और दरवाजे पर खड़ी खड़ी देर तक बातें करती रही थी। यद्यपि मेरे अधिकार और सीमा अभी अपरिभाषित थे, फिर भी बात शुरू होने से पहले अपनी लक्ष्मण रेखा में संकेत ही सही। और मौसी इतनी नासमझ तो है नहीं, शायद इसी से मौसी भी बीच में 2 बार देख गई। मैं और ज़्यादा आश्वस्त हुई। अपने आप को मेरी दूसरी ऊपरी आश्वस्ति यह थी कि मौसी द्वारा पूछे गए अनर्गल सवालों से उकताए और थोड़े अपमानित हुए से आकाश के प्रति क्षमा याचना और क्षतिपूर्ति भी तो होनी चाहिए। लेकिन दूसरे दिन जब मैं कॉलेज से लौटी तो माँ का चेहरा धुआं धुआं सा था। पता चला मौसी खुद दोपहर में कटरे वाली चाची से मिलकर सारी बातें विस्तार से पूछ आई थी। करीबी के चाचा मामा के पते तक नोट कर लाई थी। अब सिर्फ कमर कस के दौड़ भाग करनी है। मलाल सिर्फ उन्हें एक था, लड़के से जरा इत्मीनान से एक बार बातें करना चाहती थी अपने पति परिवार के रहन सहन और रुतबे को लेकर। लेकिन वह तो हॉस्टल खुलने की खबर पाते ही भागा चला गया था। वैसे भी कटरे वाली ने कहा था कि लड़का इतना मर्यादित है कि इस संबंध में अपने आप कुछ कहेगा ही नहीं, सारा कुछ अपनी माँ और बुजुर्गों पर, और अभी बिना अपनी बहनों की शादी किए रिसर्च पूरी किए तो वह सोचेगा भी नहीं। मौसी इसी उधेड़ बुन में अपने आप से सवाल जवाब करती रही। फिर अगले दिन का टिकट मंगवाकर बिजनौर चली गई। जवाब सवाल मेरा मन भी करता रहा, सिर्फ यह जानने के लिए कि क्या मौसी की उधेड़ बुन में मैं बिल्कुल भी नहीं थी। कोई द्विधा, कोई दंड नहीं। मेरे और माँ के चेहरे पर लिखे अक्षर क्या इतने अस्पष्ट थे उनके लिए? न, मौसी कितनी तो समझदार जानने समझने वाली हैं, और फिर मुझे तो इतना प्यार करती हैं, मेरी पसंद को सराहती हैं। मेरी पसंद आह जैसे ठोकर सी लगी हो, और मेरा मन जाने कितने कोष्ठकों में विभक्त फड़फड़ाता रहा। कभी मोर पंख सा झलझलाता, कभी टिटहरी सा द्विधाग्रस्त वो चीख चीख कर मंडराता फिरता, और कभी गौरैया सा सहम कर दुबक जाता। एक मन दूसरे से उलझता, तीसरे को संभालता, समझाता और अवश्य उत्तेजना के ऊपर एक सपाट चादर डालकर कॉलेज चला जाता। लेकिन कुल 2 हफ्ते बाद ही जैसे एक सनसनाता हुआ संवाद पूरी तरह सन्न कर गया। रोजी की शादी तय हो गई, अगले महीने की 21वीं या 23वीं को। शादी के बाद आकाश यहाँ की रिसर्च छोड़कर बाकी बची रिसर्च जर्मनी में करेगा। यहाँ का 1 वर्ष भी उसमें जोड़ लिया जाएगा। वहाँ उसे यहाँ की चौगुनी स्कॉलरशिप मिलेगी। मौसा जी के एक दोस्त हैं वहाँ, सब एडजस्ट करा देंगे। आकाश के 1-2 महीने बाद ही रोजी भी चली जाएगी। आगे हम सबको बहुत तरह से इस शुभ अवसर पर शामिल होने के लिए बुलाया गया था। अम्मा को और भी जल्दी, क्योंकि उन्हें ही तो सब देखना संभालना है। शुभ सगुन की पूरी रवायत भी। मैं पल भर में अपने मोर पंख झाड़कर डंडी सी खड़ी थी। वही मोर कैसा लगता है छितराए पंखों के साथ और पंखों के बिना ढूंढा। लेकिन माँ जैसे टिटहरी की तरह टहकोरती घर भर में मंडराती फिरी थी। अंतर सिर्फ यह था कि उनकी चीखें बिल्कुल खामोश थीं। काफ़ी देर तक यूं ही अर्धविक्षिप्त सी
ठहकोर लेने के बाद एकाएक मेरे सामने आकर बोली, मैं जाकर कहूँ क्या? किससे? और हम दोनों के सवाल एक साथ जैसे किसी दलदल में धीमे धीमे धंसते जाकर खत्म हो गए। रिश्ते नाते निभते रहे, एक के बाद दूसरे समाचार मिलते रहे। आकाश जर्मनी गए, रोजी भी जर्मनी गई। 2 महीने बाद रोजी को बेटी हुई, वहीं जर्मनी में। मौसी बेटी के परिवार के पास रह भी आई। रोजी ने मुझे एक साड़ी एक सेट भेजा। आकाश की दोनों सयानी बहनों की शादियां बिजनौर मौसी के घर से ही बाकायदे बड़े शान शौकत से हो गई। रोजी को एक और बेटा हुआ। रोजी और आकाश सपरिवार वापस आ गए। मौसा जी ने उन्हें अपनी मिल में ही काम पर लगवा दिया। ताजे अखबार के बुलेटिनों की तरह नई नियुक्तियां, नई तरक्कियां और योजनाओं से भरे सफ़ों की तरह पलटते जा रहे सप्ताह, महीने और साल। इधर अपनी तरफ कोई समाचार नहीं था, सब कुछ वैसा का वैसा, वहीं का वहीं, बासी बासी सा। बढ़ा था कुछ तो भाई के दोस्तों का खोखलापन, खोखला जमावड़ा और माँ की गुमसुमी, रसोई की कालिख और धब्बे तथा गुसलखाने का पलस्तर भी थोड़े ज़्यादा उखड़ पखड़ गए थे। भाभी के बच्चे उम्र में ज़रूर बड़े थे, लेकिन देखने में वैसे ही जिद्दी पिद्दी, पिनकने और निकम्मे से। मैं टॉप नहीं कर पाई थी। टॉप मोनिका ने किया था, इसके लिए उसे सभी संबंधित अधिकारियों, प्राध्यापकों से अग्रिम बधाई भी मिल चुकी थी। उसके पिता ने कारपोरेशन अध्यक्ष की हैसियत से विद्यालय और पूरे शहर की अभूतपूर्व सेवा की थी। विद्यालय ऋणी था उनका, समूचा शहर ही। इसलिए मुझे लेक्चरशिप भी नहीं मिल पाई थी। लेक्चरशिप मोना को मिली थी। मैं उसी कॉलेज में टीचर हो गई थी। एक मैच्योर, जिम्मेदार, नियम की पक्की और कड़क, अनुशासन पसंद टीचर होते हुए भी अपने भरसक लेक्चरर्स के सारे गुणों और योग्यताएं तो थी ही। मैं सारे के सारे अखबार और पत्रिकाएं पढ़ती। स्त्रियों के अपने अधिकारों, अस्मिता और आत्मविश्वास को सुरक्षित रखने के नुस्खे मेरी जबान पर रटे होते और अचार मुरब्बों को सुरक्षित रखने और प्रिजर्वेटिवों के नाम। सच को सच बोलती और सबके बीच बोलती। लोग मेरी दलीलों की दाद देते और तफसीलों की तारीफों के पुल बांधते। शादी मेरी नहीं हुई थी, इसे सुधार कर मैंने नहीं की थी, कर लीजिएगा, क्योंकि अपने विवाह के लिए दहेज जुटा पाने की मेरी हैसियत नहीं थी। इसे सुधार कर दहेज जुटाने के पक्ष में मैं नहीं थी, ऐसा कर लीजिएगा। भाई की हालत और हैसियत जग जाहिर थी। सो सब ठीक ठाक चल रहा था, जैसे आमतौर पर हर दूसरे घर परिवार में चला करता है कि तभी जैसे करंट सी छू जाने जैसी खबर मिली, रोजी नहीं रही। तीसरे बच्चे के जन्म के साथ ही हार्ट फेल कर गया। क्यों, कैसे, कुछ पता नहीं। रोजी माँ के पास ही पैदा हुई थी। इतनी सी थी, तब से उन्होंने पाला पोसा और दुलारा था। खबर पाते ही बिना खाए पिए पड़ी रहीं और अगली गाड़ी से भाई को लेकर रोती कलपती रवाना हो गई। लेकिन 4 दिनों बाद लौटी तो बिल्कुल बदली, चुप सी, जैसे कोई दुखांत फिल्म देखकर लौटी हूँ। भाई ने बताया, वहाँ सब चुप शांत। तब से अकेली कहाँ तक रोती कलपती। मौसा जी को सख्त चिढ़ है रोने कलपने, चीखने चिल्लाने से। जो हो गया सो हो गया। जो स्थिति सामने है उसे पूरी समझदारी से संभालना चाहिए, बस। माँ भी चमत्कृत सी। सचमुच बड़े आदमियों का दुख भी कैसा गरिमामय होता है। सबके चाय नाश्ते का बाकायदा इंतजाम। धीमे धीमे थोड़ी बहुत बातें, जैसे घर वाले वैसे ही बाहर वाले। कोई चीखता पुकारता नहीं आता। सब तरफ एक शालीन समझौता।
कनक थी तो इसी घर परिवार की, लेकिन पूरी तरह मौसा जी के उसूलों और विचारों में समा गई। अभी आप सुन रहे थे कहानी न किन्नी न। लेखिका थी डॉक्टर सूर्यबाला। इसके आगे का भाग आपको तीसरे वीडियो में देखने को सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।